बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंपोर्ट में हमारा आज का टॉपिक है VBOC की रजिस्ट्रेशन। ये लास्ट रजिस्ट्रेशन है। इससे पहले जितनी भी रजिस्ट्रेशन की इंपोर्ट के लिए ज़रूरत है उसकी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है इंपोर्ट की प्लेलिस्ट में। तो VBOC क्या होता है, इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, ये आज हम इसको क्लोज कर देंगे कि इंपोर्ट के लिए जितनी भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होती हैं उसमें जो लास्ट रजिस्ट्रेशन है वो VBOC की रजिस्ट्रेशन है। ये रजिस्ट्रेशन आप स्टार्ट में भी करवा सकते हैं जब आपने इंपोर्ट का बिजनेस शुरू करना हो, या आप इसको उस वक्त भी करवा सकते हैं जब आपकी कंसाइनमेंट रेडी टू शिप हो या शिप हो के रास्ते में हो या आ चुकी हो, तो उस वक्त भी आप इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन शिपमेंट आने से थोड़ा टाइम पहले करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है ताकि आपकी शिपमेंट टाइम पे क्लियर हो जाए। VBOC स्टैंड करता है वेब बेस्ड वन कस्टम। ये 2011 से कस्टम में नॉफज है। इससे पहले सारी कस्टम क्लियरेंस जो है मैनुअल होती थी। जो कस्टम क्लियरिंग एजेंट होते हैं वो पूरे डॉक्यूमेंट्स, जो मैनुअल डॉक्यूमेंट्स तैयार करते थे, स्पेशली जो कस्टम गुड्स क्लियरेंस होती है जिसको GD कहते हैं, गुड्स डिक्लेरेशन जिसमें दी जाती है कि हम ये आइटम इस HS कोड के अंडर ये अमाउंट वगैरह वगैरह, मतलब जो भी आपकी इंपोर्ट की डिटेल होती है, जो इनवाइस की डिटेल होती है, वो सारी उस कस्टम जो गुड GD होती है उसके ऊपर डिक्लेयर की जाती है। तो वो पहले मैनुअल तैयार होती थी, फिर उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाते थे और फिर उसकी मैनुअल कस्टम क्लियरेंस होती थी और उसका मैनुअली डाटा अवेलेबल होता था। लेकिन 2011 के बाद गवर्नमेंट ने जैसे बहुत से दूसरे डिपार्टमेंट को कंप्यूटराइज किया, इसी तरह से उन्होंने कस्टम को भी कंप्यूटराइज किया। तो अब जितनी भी कस्टम क्लियरेंस 2011 से ऑनवर्ड हो रही हैं वो वेब बेस्ड कस्टम क्लियरेंस है। इससे ये आसानी हो जाती है कि 3 तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो कस्टम ऑफिसर्स होते हैं, कस्टम डिपार्टमेंट, वो इसमें इन्वॉल्व होता है, वो इसको यूज़ करता है। नंबर 2 ट्रेडर इसको यूज़ करते हैं, जो डायरेक्ट ट्रेडर से मुराद है इंपोर्टर्स या मैन्युफैक्चरर जिसकी कोई इंपोर्ट हो रही है। और नंबर 3 कस्टम क्लियरिंग एजेंट हैं जिन्होंने इस प्रोसेस को, यानी बिटवीन ट्रेडर और गवर्नमेंट, जो कस्टम ऑफिशियल हैं और जो इंपोर्टर है उसके दरमियान जो क्लियरेंस का काम करते हैं, जो ट्रेडर को फैसिलिटेट करते हैं और कस्टम को भी फैसिलिटेट करते हैं, वो कस्टम क्लियरिंग एजेंट होते हैं। तो जिस तरह से किसी भी केस को लड़ने के लिए अदालत में वकील की ज़रूरत होती है, हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए डॉक्टर की ज़रूरत होती है, ऐसे किसी भी इंपोर्ट कंसाइनमेंट को रिलीज़ करवाने के लिए कस्टम क्लियरिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। तो ये सिस्टम जो VBOC है, ये क्लियरिंग एजेंट, ट्रेडर्स और कस्टम ऑफिशियल तीनों को फैसिलिटेट करता है। और जितना भी डाटा अवेलेबल है 2011 से ऑनवर्ड, जो भी कस्टम क्लियरेंस हुई है, उसको आप इस वेब पोर्टल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। आप किसी भी HS कोड को एंटर करेंगे तो उसका जितना डाटा जो क्लियरेंस हुई होगी वो सारी आपको नज़र आ सकती है, आप उसको चेक कर सकते हैं। मसलन अगर आपने गाड़ी इंपोर्ट करनी है तो आपको, जब आप गाड़ी का HS कोड वहाँ पे देंगे तो अब तक जितनी गाड़ियाँ इंपोर्ट हुई होंगी उनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी, जो SRO, जो बेनिफिट वगैरह होंगे, वो सारा डाटा अवेलेबल होगा। आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, उस हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। और ऐसे कोई भी दूसरी आइटम जो भी आप इंपोर्ट करना चाहें वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कि ये कितनी पीछे इंपोर्ट हो चुकी है, उस पर क्या ड्यूटीज़ वगैरह थी, क्या ड्यूटी स्ट्रक्चर, कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स या कोई एडिशनल टैक्स है तो वो किस रेशो से लगे हुए हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारा डाटा अवेलेबल है। इसको इंपोर्टर खुद भी चेक कर सकता है या कस्टम क्लियरिंग से भी मदद ले सकता है कि भाई मैंने ये इंपोर्ट करना है तो आप मुझे ज़रा बताएं कि इसका क्या स्टेटस है, किस रेशो से इस पे ड्यूटियाँ आएंगी या पीछे क्या डाटा अवेलेबल है, ताकि मैं कुछ बेहतर इस पे डिसीजन कर सकूं। एक और फ़ायदा जो इससे आप ले सकते हैं वो कंटेनर की सर्चिंग है। कंटेनर से मुराद है वो कंटेनर, मतलब जब भी आप कुछ इंपोर्ट करेंगे या तो वो फुल कंटेनर होगा या फिर वो लूज़ कंटेनर होगा। जैसे लूज शिपमेंट्स होती हैं, कुछ 1 बॉक्स हो सकता है, 2 बॉक्स हो सकते हैं, हाफ कंटेनर हो सकता है। तो जिस कंटेनर में भी वो आपकी शिपमेंट होगी आप उसको ट्रेस कर सकते हैं कि इसमें कि ये कंटेनर इस वक्त किस पोजीशन पे है, कहाँ पर है। तो आपको उसका पता चल सकता है कि वेयर अबाउट पता चल सकती है उस कंटेनर के मतलब। तो बेसिकली ये फैसिलिटेट करने के लिए है तीनों लोगों को, कस्टम क्लियरिंग एजेंट, कस्टम ऑफिसर्स और इंपोर्टर को। और ये पेपरलेस वर्किंग की तरफ एक कदम है, यानी इससे आप, अगर आपने कुछ पेमेंट करनी है तो वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इससे आपने जो GD, जिसको गुड डिक्लेरेशन कहते हैं, ये एक पेपर होता है पूरा, मतलब मैनुअली जब होता था तो ये एक बड़ा फुल साइज का ऐसे चार्ट सा होता था जिसके ऊपर पूरी शिपमेंट की
डिटेल लिखी होती थी, मतलब कॉलम बने होते थे, तो उस कॉलम में जो भी पीछे लिखा हुआ उसके आगे जो डिटेल रिक्वायर्ड है वो आप फिल कर देते थे। तो सेम वही जीडी अब कंप्यूटराइज है, तो आप कंप्यूटर को जब उस सॉफ्टवेयर को खोलेंगे वीबॉक को, तो वहाँ पे वो जीडी की सारी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। आपने जो जो वहाँ पे लिखा हुआ है वो वही चीज़ें होंगी जो आपके शिपिंग डॉक्यूमेंट्स में होती हैं, तो आप उनको वहाँ पर फिल कर सकते हैं। और ये आपको भी ज़रूरत नहीं है, ये कस्टम क्लियरिंग एजेंट का काम होता है। आपने तो शिपिंग डॉक्यूमेंट कस्टम क्लियरिंग एजेंट को दे देने हैं, तो वो खुद ही ये काम करते हैं। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मैंने पीछे भी जो वीडियोस थी रजिस्ट्रेशन डिफरेंट NTN है, सेल टैक्स है, तो उनमें भी कहा था और दोबारा कहता हूँ कि आपको इस तरह के फजूल कामों में टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए। जिस बंदे की जो उसका जो बेसिक पर्पज़ है, जैसे कि मैं इंपोर्ट करता हूँ तो मेरा काम है इंपोर्ट करना, मुझे इंपोर्ट के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। बाकी जितने भी ऑफिशियल काम है वो उन लोगों को दे देने चाहिए जो कि उसके एक्सपर्ट होते हैं, माहिर होते हैं, जो रोज़ उसको कई दफ़ा कर रहे होते हैं। जैसे कि वीबॉक की अगर रजिस्ट्रेशन करवानी है तो मैं अपने कस्टम क्लियरिंग एजेंट के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि भाई मुझे वीबॉक की रजिस्ट्रेशन करवाओ और जो चाहिए डॉक्यूमेंट्स मुझे बता दो, मैं अपना बंदा भेज देता हूँ, तो आपको दे देता है और आगे जो ज़रूरत होगी तो बता दीजिएगा। तो वो एक नॉमिनल सी फीस लेगा और उसको कुछ ही टाइम में उसको करवा देगा। लेकिन चूंकि इंफॉर्मेशन के लिए कुछ चीज़ों की, जैसे वो लोग जो नहीं जानते उनको ज़रूरत होती है, तो वीबॉक को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो उनकी प्रेस्क्राइब स्लिप है वो मैं नीचे लिंक में ऐड कर रहा हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए कस्टम ऑफिसर्स को। तो वो आप इस लिस्ट को चेक कर लें। ये वीबॉक की रजिस्ट्रेशन के लिए जो कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से लिस्ट इशू की गई है वो है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वीबॉक की रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन तरीका वही अपनाएं जो सिंपल सा है कि क्लियरिंग एजेंट को उसकी कुछ जो नॉमिनल सी फीस है वो पे करें तो वो खुद करवा देगा। देखें, जब भी आप किसी भी ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो जो सिंपलेस्ट वे होता है वो वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं, जैसे आप कचहरी में जाएं तो वहाँ पे बाहर वकील बैठे होते हैं, कुछ भी आपने टेस्ट करवाना है तो आप उसको कोई नॉमिनल से 150 रुपये देंगे तो वो आपको टेस्टेशन करवा देगा। आप किसी कोई यूटिलिटी कनेक्शन लगाना है तो आप वहाँ जाएंगे, वहाँ भी कुछ लोग बैठे होंगे तो वो आपको कुछ ही छोटी सी अमाउंट से फैसिलिटी। ये प्रोसेस है, ये तरीकाकार है। लेकिन अगर आप समझें कि नहीं मुझे इसमें नहीं जाना, मैं खुद हर स्टेप को करूँगा, तो फिर आपका इतना टाइम लगेगा और उसके ऊपर इतने पैसे लगेंगे कि जो अगर आप उस बंदे को दे देते तो उससे हाफ में काम हो जाता है। तो हैजल से हमेशा बचना चाहिए, खुद वो करना चाहिए जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है और वो सारे काम जो दूसरे कर सकते हैं कम टाइम में कम पैसों में वो दूसरों को डिप्यूट कर देने चाहिए। पर फिर भी जो वीबॉक की रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो नीचे लिस्ट अवेलेबल है। और वीबॉक क्या चीज़ है ये मैंने आपको बता दिया कि ये एक वेब पोर्टल है और ये वेबसाइट आप सोर्स कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, उसको आप विज़िट कर लें, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको चेक कर सकते हैं। और उसमें यही इंफॉर्मेशन है कि ये किस तरह से काम करता है, मतलब किस तरह से फैसिलिटेट करता है। HS कोड को आप किस तरह से उसमें सर्च करके पिछली हिस्ट्री जो इंपोर्ट की है उसको देख सकते हैं, मुख्तलिफ लोगों की उसका डाटा अवेलेबल है वो चेक कर सकते हैं। डिफरेंट SRO, मतलब कोई भी HS कोड आप एंटर करेंगे तो उसके अगेंस्ट जितने SRO अवेलेबल हैं वो निकल आएंगे। फिर कोई भी HS कोड आप एंटर करेंगे तो उस पर जो टैरिफ एप्लीकेबल है, यानी कि उसमें कस्टम ड्यूटी कितनी है, सेल टैक्स कितना है, और डिफरेंट अगर एडिशनल कोई इनकम टैक्स है, एडिशनल कोई टैक्सेस हैं तो वो कितने हैं, वो भी आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की फैसिलिटेशन के लिए हैं ताकि इंपोर्ट करने से पहले लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपना एक फिजिबिलिटी बना लें कि उनके लिए ये कितना प्रॉफिटेबल है और कितना नॉन प्रॉफिटेबल है। डाटा को कंप्यूटराइज करने का जो एक और फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आप उससे रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट से मुराद है कि आप दूर तक देख सकते हैं। जैसे आपका व्यू जो बढ़ जाता है, आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ जाती है, तो उस बड़े हुए व्यू और इन्फॉर्मेशन में मैं जैसे मैं यहाँ पे अगर खड़ा हूँ तो मैं कुछ दूर तक देख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसी रूम की छत के ऊपर खड़ा हो जाऊँगा तो मेरा व्यू बढ़ जाएगा, फिर मैं जो देखूँगा वो
कुछ और आगे तक मैं देख सकूंगा। तो ये रिस्क मैनेजमेंट है कि जब आप एक लिमिटेड व्यू में होते हैं तो आप थोड़े दूर तक देख सकते हैं, यानी आपका नॉलेज और वो इन्फॉर्मेशन कम होती है। लेकिन जैसे आपको थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपका व्यू बढ़ता है, यानी आप ऊपर जाके देखते हैं तो आपका व्यू बढ़ गया। तो अब जो दूर तक नज़र आ रहा है, आप उस नज़र आने के हिसाब से अपनी रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आप जो देख रहे हैं आप उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। तो वीबॉक आपको आपकी कंटेनर की सर्च कर देगा कि ये किस पोजीशन पे है, किस जगह पे है, कितना टाइम लगेगा इसको आने में, इसकी ड्यूटी कैलकुलेशन क्या है जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें जब आप पहले से जान लेंगे तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट बेहतर हो जाती है। आप वो जो प्रॉब्लम आ सकते हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं, उनके लिए प्लानिंग कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि अच्छा इस वक्त तक ये कंटेनर आ जाएगा तो मैं ये कर लूँ, इतनी ड्यूटी होगी तो मैं इसके लिए ये इंतज़ाम कर लूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होने का मकसद होता है कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट बेहतर हो जाए। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।